नमस्कार साथियों, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं विद्याधर आपके सामने लेके आया हूँ साइंस से रिलेटेड जो पीछे के एग्जाम्स के अपने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में एक बार अपन क्रेशिव तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहली लाइन आ रही है हमारे पास कि आपसे पूछा जा रहा है कि आणविक जो कक्षक होते हैं उस आणविक कक्षक के लिए हम बात करें तो आणविक कक्षक हमें कहता है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। यानी कहने का मीनिंग है कि आणविक जिसको अपन बोल देते हैं या मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसका जो अभिविन्यास होता है वो किसके द्वारा या किससे कंट्रोल होता है। तो ध्यान देंगे और क्वेश्चंस का आंसर देने की कृपया करें। इनको देखें ध्यान से, चारों ऑप्शंस को रीड करें और फिर आंसर बताने की चेष्टा करें। उसी के क्रम में मैं बता रहा हूं। तो इसके बारे में पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिया गया है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा दिया गया है चक्रण क्वांटम संख्या। पर चक्रण नहीं है, ये चक्रणीय है, चक्रण क्वांटम संख्या। और चौथा आ रहा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इनमें से कौन सी क्वांटम नंबर है जो अपने आप में आणविक कक्षा का अभिविन्यास कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। तो अगर मैं बातचीत आपसे करूं इनसे रिलेटेड तो हम कह सकते हैं क्वांटम संख्या, जो क्वांटम संख्या होती है वो अपने आप में होती है भाई चार। कितनी होती हैं? तो नंबर ऑफ क्वांटम संख्या 4 होती है, जिसके बारे में अगर एक एक करके डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले बता सकते हैं प्रथम जो क्वांटम संख्या होती है उसका नाम होता है मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या जिसे रिप्रेजेंट करते हैं n से। दूसरा हमारे पास आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें बता रही है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? L से। ऐसे हमारे पास आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। वो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं M से। और फोर्थ जो लास्ट आती है जिसे अपन बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पाइन क्वांटम नंबर, वो स्पाइन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। किससे करते हैं भाई? S से। तो इनके बारे में अगर बातचीत की जाए तो छोटी छोटी बातें अपन और करेंगे इनसे रिलेटेड, तो आप पाओगे कि ये आपको भी डिटेल्स देती हैं। जो n होता है मुख्य क्वांटम संख्या वो सबसे पहले बताती है कोष के बारे में, यानी किसी भी परमाणु का जो सबसे बाह्य भाग होता है उसको अपन बोलते हैं सेल, जो इसे कहेंगे कोष। दूसरा आता है हमारे पास कोष के बाद में आता है उपकोष, और उपकोष के अंदर सब सेल्स में पाए जाते हैं क्या? कक्षक यानी ऑर्बिट, और कक्षकों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं भाई? तो अब हमें आपको जवाब मिल गया होगा कि सबसे पहले हमारे पास आ रही है सेल, फिर आ रहा है सब सेल, फिर आ रहा है ऑर्बिट और फिर आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो आपसे यहाँ किसके बारे में जानकारी मांगी गई है भाई? तो जानकारी आपसे मांगी गई थी कक्षक के बारे में, यानी कक्षा के बारे में। और कक्षा की जानकारी कौन सी संख्या दे रही है आपकी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो आणविक कक्षा के बारे में जानकारी देती है और उसके अभिविन्यास का कंट्रोल करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ जिससे रिलेटेड हमने बातचीत करी। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में आ रहा है कि इसके ऑप्शन कट गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिए, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि लिथियम, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। लिथियम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे कि लिथियम के नाभिक में लिथियम के
नाभिक में अगर हम देखें तो कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन लिथियम न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई साहब लिथियम जो हमारा है वो नंबर कितने होते हैं उसके, तो वो 3 नंबरी होता है, और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है भाई 7 होता है। तो ये हमारे पास में सबसे पहले लिथियम का साइन आया 3 लिथियम 7। अब आपको यहाँ 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो बीच में तो अपने आप में खुद एलिमेंट है, यानी वो खुद तत्व है। उसके नीचे का जो नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे रिप्रेजेंट किया था Z से, और ऊपर का जो नंबर होता है उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं A से, एटॉमिक मास। अब हमें यहाँ पूछा गया है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहली बात तो हम ये बताएंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि Z इज इक्विवेलेंट होता है किसके, P के, और P इक्विवेलेंट होता है किसके, E के। बट कंडीशन याद रखनी हमें, ये ऐसा तब तक ही पॉसिबल है जब तक कि हम कह देते हैं कि परमाणु कौन सी कंडीशन में है भाई, उदासीन या न्यूट्रल कंडीशन में है, यानी उस पर कोई भी प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है, तो वो एटम अपने आप में न्यूट्रल एटम कहलाता है। और उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, Z, P और E इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तीनों बराबर होंगे। बट अगर उस पर चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज आ जाए, तो यहाँ इनमें से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ही चेंज होंगे, बाकी Z, P पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, A = P+N, यानी एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के साथ जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है वो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कहलाता है। और हमें दिख रहा है यहाँ एटॉमिक मास कितना है, 7 है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि प्रोटॉन का नंबर आपसे पूछा था और आप प्रोटॉन का नंबर बता पा रहे होंगे कि Z बराबर हमारा कितना है, 3 है। तो श्योर है इसके ऊपर कोई प्लस माइनस का चिन्ह भी नहीं है, अदरवाइज होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रोटॉन। प्लस माइनस होने पर तो अगर कोई भी परमाणु आयन में चेंज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन में कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम कह देते हैं Z = 3 है, तो P भी कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। दूसरा, अगर आपसे यहाँ पूछता तो E का नंबर भी आप बता सकते हो, E = भी कितना होगा, 3। एक बार आर्मी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये SSC का क्वेश्चन था भाई, इसी के साथ इसके ऊपर आर्मी ने क्वेश्चन क्या पूछा कि लिथियम 37 दे करके पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए। तो हमें न्यूट्रॉन के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, न्यूट्रॉन A- में क्या कर देंगे भाई, P कर देंगे। तो हमारे पास A इसका दिख रहा है 7, P का नंबर 3 है, तो N = कितना हो जाएगा, 4। तो अगर इसी में आपसे पूछता है कि न्यूट्रॉन का नंबर बताइए लिथियम में, तो आपका आंसर होता 4। और अगर आपसे प्रोटॉन पूछे हैं तो आंसर हो गया 3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D यानी 3, ये आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अपन आगे और बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो एटम होता है उस एटम में आपने देखा होगा कि एटम में एक सबसे अंदर का भाग होता है, फिर उसके बाहर वर्ताकार भाग और होते हैं। और उन वर्ताकार भागों की चर्चा की जाए तो हम पाते हैं कि उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसमें सबसे अंदर बैठे रहते हैं भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको अपन राजा और रानी भी कह सकते हैं। यानी क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यानी किसी भी महल का मालिक या राजा कौन होगा, जिसके पास धन होगा। तो यहाँ धन किसके पास है, प्रोटॉन के पास है। लेकिन रानी के पास चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी वो रानी तो रानी है और बैठेगी ऑफिस में ही। यानी कहने का अर्थ है न्यूट्रॉन जो है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो भी कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में ही रहता है। दूसरी बात, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए वो अपने आप में ऑफिस में रहता ही है, यानी नाभिक में रहता है। बाहर चक्कर कौन लगा रहे होते हैं भाई, बाहर चक्कर लगाए रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। और वो किस में चक्कर लगाते हैं, कोष में चक्कर लगाते हैं, या हम कह सकते हैं सेल में चक्कर लगाते हैं। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड हुई,
एटम से रिलेटेड बातचीत हुई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल अपने साथियों के साथ आप साझा कीजिए और साथ साथ नोट करते चलिए। बहुत अच्छा और शानदार सेशन होने वाला आपका ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। तो लोहे की जो रील हैं उनके टुकड़े टूटे हुए हैं, उन टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए और मशीन जो है उस मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट ऑप्शन नंबर ए, दूसरा आ रहा है शोल्डर, तीसरा आ रहा है एल्यूमिनियम पाउडर और चौथा आ रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जब भी किसी वस्तु के या किसी उपकरण के या किसी मशीन के डिवाइस के किसी भाग के टूटने पर उसको वेल्ड करने के लिए अगर काम में लिया जाता है तो नॉर्मली जो अपने आप में होते हैं वो सोल्डर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? इसी सोल्डर को अपन दूसरा नाम देते हैं टांका। क्या नाम देते हैं? जैसे टांका बोलते हैं, सोल्डिंग कर दिया, टांका लगा दिया, तो वो सोल्डर हमें इसका उपयोग किया जाता है। इसी से रिलेटेड मैं दो क्वेश्चन और भी बताना चाहूँगा भाई आपको कि वेल्डिंग जब की जाती है तो वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा है कि वेल्डिंग में कौन सी गैस जो होती है वो काम में ली जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा हुआ है। तो वेल्डिंग से रिलेटेड हमें दो तीन डाटा और भी याद रखने हैं। पहली बात, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें, प्रयुक्त गैस तो आप बता देंगे दो गैसें होती हैं। एक का नाम होता है एसीटिलीन और प्लस में दूसरी गैस आती है हमारी ऑक्सीजन। तो एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसेज अपने आप में एक साथ काम करती हैं, तो किसी भी चीज़ को वेल्ड करने में या उसका टांका लगाने में क्या कर सकती हैं? सहायता कर सकती हैं। दूसरी खास बात, ये जो वेल्डिंग होती है इसी वेल्डिंग के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि रेल की पटरियों को, रेल की जो पटरियां होती हैं उनके अंदर हम बातचीत करें तो उन पटरियों को अपने आप में सोल्डिंग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है या जोड़ने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जिसका नाम है थर्मिट विधि। कौन सी विधि है ये? थर्मिट विधि के द्वारा रेल की पटरियों को आपस में वेल्ड किया जाता है। अब जहाँ नाम आया एसिटिलीन, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये एसिटिलीन जो है इसके लिए आपसे एक बात और पूछता है कि एकमात्र द्रव्य हार्मोन, द्रव्य नहीं, गैसीय हार्मोन आपसे पूछे तो भी आपका उत्तर क्या होगा? गैसीय हार्मोन। या आपको दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछ सकता है, फलों को पकाने वाला हार्मोन, तो भी आप क्या बोलोगे? एसिटिलीन। तो ये भी हमारे पास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन है और सही है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक नाम आया है बेकेलाइट। क्या आ रहा है? बेकेलाइट। बेकेलाइट उष्मा का अपने आप में सुचालक होता है। पहला कथन आपसे पूछ रहा है बेकेलाइट है वो उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। बिल्कुल विचार करेंगे। दूसरा कह रहा है कि बेकेलाइट जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा कह रहा है उष्मा का सुचालक होता है। तीसरा कह रहा है कि बेकेलाइट जो है वो उष्मा के द्वारा नरम किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? तो पहली तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि आप बेकेलाइट को जानते हैं कि नहीं जानते। तो बेकेलाइट क्या है? सबसे पहली बात तो हमारा क्वेश्चन है बेकेलाइट क्या है। तो आप कहेंगे बेकेलाइट जो बेकेलाइट है वो अपने आप में एक प्लास्टिक का उदाहरण है भाई। किसका उदाहरण है? प्लास्टिक का। और आपने पढ़ी होगी कि प्लास्टिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो क्या सुना आपने? बहुत ध्यान से सुना होगा
कि सर ने आज क्या बोल दिया। हाँ बिल्कुल सही बोला है, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि मान लीजिए आप, जिसको अगर गर्म कर दिया जाए तो गर्म करने पर वो नरम हो जाता है, वापस ठंडा कर दें तो फिर कठोर हो जाता है, फिर दोबारा गर्म कर दें तो फिर नरम हो जाता है, यानी इसका रिसाइकिल अपने आप में चलता ही रहता है। तो कहने का मेरा मीनिंग है ये बार बार रीयूज किया जा सकता है, तो वो कहलाता है थर्मोसेट प्लास्टिक। लेकिन दूसरा एक नाम आता है थर्मोसेटिंग। क्या नाम आ रहा है भाई? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस थर्मोसेटिंग के बारे में बताऊं तो इसकी क्वालिटी एज लाइक ए सेटिंग की तरह ही होती है। जैसे आप लोगों की सेटिंग होती है कि साहब व्यवस्था एक बार बैठ गई तो बैठ गई, अदरवाइज किसी ने कह दिया साहब एक बार कट तो कट ही है, इसका मतलब वो कट है हो गई, अब वापस जुड़ने वाली नहीं है। तो इसका मतलब श्योर हो गया वो किस प्रकार का प्लास्टिक था भाई? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था। लेकिन अगर आपकी हो गई गलती से शादी, कहने का मेरा मीनिंग है भाई गलती से तो इसलिए कि जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक शादी होगी, तो कोई गलती से भले हो जाए, नौकरी लगने के बाद तो वही बात है, नौकरी मिली छोकरी हजार होंगे आपकी ज़िंदगी में, तो वो एक अलग बात है। तो अगर नौकरी के बाद आपकी शादी हुई है, फिर चाहे वो दिन में 10 बार रूठे, लेकिन रूठेगी और मना लेंगे और मन जाएगी, इसका मतलब वो बार बार रूठती है, बार बार मन जाती है। तो कौन सी प्लास्टिक कहला सकता है? अपन कहेंगे थर्मोसेट प्लास्टिक कहलाएगा। लेकिन एक बार रूठ गया, अब दोबारा से काम नहीं आना, तो वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है पहली बात तो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसका यूज किया जाता है कहाँ? विद्युत स्विच में। बिजली के जितने भी बोर्ड होते हैं उनमें जो स्विच होते हैं वो स्विच किसके बने होते हैं भाई? इसी बेकेलाइट के बने होते हैं। और साथ ही जितने भी घरों में किचन में जो हैंडल युक्त अपने आप में डिवाइस हैं या उपकरण हैं, उन सभी में तो कुकर का हैंडल बनाने में, तो हैंडल जो होता है उस हैंडल को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बेकेलाइट उष्मा का सुचालक होता, तो जो ही कुकर गर्म होता हैंडल भी गर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या गर्म हुआ? क्या नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा हमें पूछ रहे हैं कि ये बता रहा है कि बेकेलाइट विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो हमें पता है कि बेकेलाइट जो होता है वो विद्युत का कुचालक है, इसीलिए जो स्विच होते हैं उनको हम आराम से काम में ले सकते हैं। अगर वो विद्युत के सुचालक ही हो जाते हैं तो फिर लाइट को ऑन ऑफ कैसे कर पाते? तो इसलिए हम साफ साफ कह सकते हैं कि बेकेलाइट है वो विद्युत का तो कुचालक है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन कह रहा है बेकेलाइट को उष्मा के द्वारा नरम किया जा सकता है। अगर बेकेलाइट उष्मा से नरम हो जाता तो हम कहते हैं जो कुकर था हमारा उसका हैंडल जो ही गर्म होगा तो गर्म होकर तो मुलायम हो जाता, पिघल जाता। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कि इसमें से केवल एक और दूसरा ना, केवल पहला और तीसरा ना, तो केवल दूसरा एक ही स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सत्य कथन है या सही है, जिसको हम कह सकते हैं कि बेकेलाइट विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है होता है। इसके साथ ही आपको एक और उदाहरण याद रखना है भाई, मेलेमाइन। कौन सा आता है? मेलेमाइन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो फायरमैन होते हैं उनकी ड्रेस बनाई जाती है वो मेलेमाइन की बनाई जाती है, जिसको पहन करके वो आग के बीच में कूद पड़ते हैं और आग को कब्जा कर लेते हैं या उसको बुझा देते हैं। तो ये हमारी बातचीत इससे रिलेटेड हुई। प्लास्टिक से रिलेटेड हमारे चैप्टर का क्वेश्चन था, जो एक प्रकार से कार्बन का ही हिस्सा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपको? निम्नलिखित में से कौन सा एक चमकदार अधातु है? ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा ही क्या गया है कि अपने आप में शाइनिंग नॉन मेटल कौन सी है? तो हम साफ साफ कह सकते हैं हमें पता है कि सोडियम तो खुद ही धातु है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये चमकती भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको दिया गया है आयोडीन, सल्फर,
फास्फोरस। इन तीनों में से आप बता सकते हो कि चमकदार कौन सी होती है, तो हमारा आंसर, राइट आंसर होगा आयोडीन। अपने आप में चमकदार जो होता है वो इस चमकदार अधातु होती है। इनमें से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पास में एक नाम आया सल्फर, सल्फर का साधारण नाम आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट करके बताइएगा जरा कि सल्फर का साधारण नाम क्या है। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक सामान्य नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़रा बताने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा था भाई, रेलवे में क्वेश्चन आया था कि भाई साहब गंधक का साइन बताइए, गंधक का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो गंधक होता है वो अपने आप में सल्फर को ही क्या कहा जाता है, गंधक कहा जाता है। तो इसका साइन गंधक का भी पूछे तो भी ऐसा है और सल्फर का पूछे तो भी ऐसी है मेरे भाई। तो ज़रा ध्यान से याद रखना है इस बात को। दूसरी खास बात, इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट किया गया और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया कि सबसे ज़्यादा एटोमिसिटी यानी परमाणुकता वाला तत्व कौन सा होता है। तो अगला जो हमारे पास में आ रहा है जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सबसे ज़्यादा परमाणुकता वाला तत्व कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बताइए ज़रा चारों में से कौन सा है। तो भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा परमाणुकता होती है वो सल्फर की होती है। और कितनी होती है भाई, S8, यानी सल्फर की ज़िंदगी में रहते हैं भाई एक साथ 8, तो इनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं 8। ये बात आपको बिल्कुल सटीकली याद है रखनी है। इसीलिए हम कहते हैं सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, 8 होती है। क्लियर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला इसी में और देखना चाहो तो सोडियम के बारे में भी हम कह सकते हैं। सोडियम को प्यार से बच्चे कहते हैं कातिया की बहन है, तो ये अपने आप में कातिया की बहन है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होती है और हम कह सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील अगर आपसे तत्व पूछे तो भी आप क्या बोल दोगे, सोडियम। दूसरी खास बात है ये कहती है मैं अगर मेरे पास से हवा और पानी, कौन कौन भाई, हवा और पानी अगर इसको टच हो जाए तो ये अपने आप में आग पकड़ लेती है। यानी कहने का मीनिंग है हवा और पानी अगर इसके पास से भी गुजर जाए तो ये उनके ऊपर बलात्कार का केस लगा देती है और कहती है कि इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। यानी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं भाई, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है केरोसिन में रखी जाने वाली धातु। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, सोडियम। दूसरी खास बात है जब केरोसिन में रखी जाती है इतनी सॉफ्ट है इसलिए इसको छुपा के रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा मुलायम धातु कौन सी है जिसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो भी आपका आंसर क्या होगा, सोडियम। इसकी 2-3 बहनें और भी हैं भाई वो, तो सोडियम की बहनों से आप याद मिलके रहना। यानी इसकी मौसी की बहन है तो उनको हमें याद रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। शॉर्ट में ट्रिक याद रखते हैं। लीना ने कहा कि हम तीनों बहुत सॉफ्ट हैं, अगर चाकू से काटी जाने वाली धातुएं पूछे, क्या पूछे भाई, धातुएं पूछे, तब तो आप बताओगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और अगर केवल एक ही धातु पूछे तो आप बता देंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में से सोडियम जो है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा मुलायम धातु होती है, मोम के समान होती है। तो ये बातचीत हमारी इससे रिलेटेड हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बुलाते हैं। तो आपके पास आ गया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आना चाहिए और बहुत ही अच्छे से इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है चुनने का रासायनिक नाम क्या है। यानी चुनना, चुनना तो भाई आजकल खूब चल रहा है बाजार में, हैं काफ़ी लोग कहते हैं बोले मैंने उसको चुनना लगा दिया। आपने भी कभी किसी को चुनना लगाया होगा या लगवाया भी होगा, हैं। तो चुनना लगाने की जो प्रोसेस है वो तो बाद की है, पहले तो पता तो होगी भाई चुनना है क्या और ये मिलता कहाँ है। तो बताइए ज़रा कौन सा इनमें से चुनना। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि चुनने में तो निश्चित रूप से मिलेगी कैल्शियम। तो आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शन आ गए कि पहले में लिखा हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट, दूसरे में लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरे में लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड ये तो बिल्कुल आउट हो ही गया, और हमें पता है सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, साधारण नमक होता है। तो फिर चुनना क्या है, तो इसके बारे में भाई ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात आती है चुनना पत्थर। क्या आता है भाई? चुनना पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये चुनना पत्थर है। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भाई दूसरा नाम इसका? बिना बुझा हुआ चुनना। बिना बुझा चुनना, इसका मतलब ये बुझा नहीं है, तो इसके पीछे रीजन है इसकी मुलाकात पानी से नहीं हुई है। अब हम इसकी पानी से मुलाकात करवा देते हैं, और जब भी कोई पानी के संपर्क में आता है और अगला कुछ गर्मी दिखाता है तो ये उसकी गर्मी को ठंडी कर देता है, और ठंडी करने पर हमें साफ साफ दिख रहे हैं बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या बन गया भाई? Ca और OH की होल 2। यानी इसी CaOH की होल 2 को अपन बोल दें तो इसका ही नाम होता है चुनने का पानी। क्या पूछा भाई? चुनने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ चुनने से रिलेटेड कौन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इसको आप ये भी कह सकते हो चुनने का पानी। तो चुनने का पानी जो होता है लाइम वाटर जिसे अपन कहते हैं, उसके रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये घरों में पुताई करने में मिट्टी के अंदर अपने आप में एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, तो उसको बैलेंस करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें चुनने के पानी से रिलेटेड हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, और क्वेश्चन आपसे क्या बताना चाह रहा है भाई? ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु का नहीं होता? तो यानी मेरा कहने का मीनिंग है इनमें से कौन सा मेटेलिक प्रॉपर्टी या धातु का गुण नहीं है। तो धातु के गुणों की बातचीत करें तो कह रहा है कि धातुएं कठोर होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं भाई साहब। मेटल्स आर सॉलिड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि धातुएं कठोर तो होती ही होती हैं। दूसरा कह रहा है धातुएं चमकीली भी होती हैं क्या? बिल्कुल, धातुओं के अंदर या मेटल्स में शाइनिंग भी पाई जाती है, तो ये चमकीली भी होती हैं। तीसरा आ रहा है धातुएं आघात वर्धनीयता भी दर्शाती हैं। इसका मीनिंग ये है कि धातुएं अपने आप में आघात वर्धनीयता या इनको पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, तो ये गुण भी उसमें पाया जाता है। फिर चौथा गुण हमारे पास आ रहा है उष्मा की कुचालक। अगर मेटल से हीट को ही ट्रांसफर नहीं करेंगे या हीट का कंडक्शन नहीं करेंगे या चालन नहीं करेंगे तो फिर हीट नहीं जाएगी, तो धातु की रोड गर्म कैसे होगी? तो इसलिए हम कह सकते हैं उष्मा की कुचालकता ये धातुओं का गुण नहीं है। इट मीन हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? डी, कि जो अपने आप में सही नहीं है वो ही पूछा है। तो ये 3 गुण तो इनके लिए सही हैं, लेकिन ये नहीं है। दूसरी खास बात, इन तीनों गुणों के बारे में भी अपवाद आपको बताए थे। धातुओं में हार्डनेस की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया था अभी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम 3 आ जाती हैं। वो तीनों कहती हैं हम तो बहुत सॉफ्ट हैं, और बाकी सभी क्या हैं? बहुत ही हार्ड हैं। ऐसे ही नाम आ जाए कि चमकीला, तो चमकीले में भी हम कह रहे हैं सबसे ज़्यादा चमक हमारी किसकी होती है? सोने की होती है। तो इसका मतलब सोने की क्रियाशीलता सबसे क्या होती है? कम होती है, इसलिए वो चमकता ज़्यादा है। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है भाई, देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कौन सा? कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? यानी आपसे पूछा जा रहा है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपको बतानी है। तो स्ट्रक्चर इनमें से आप बताएंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो ग्रेफाइट की होती है। तो ये कह रहा है वृहत त्रिआयामी, पदकोणीय नहीं है भैया, षटकोणीय है। षटकोणीय, जिसको हेक्सागोनल बोल देते हैं। फुटबॉल जैसी इनमें से कोई नहीं। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ये ग्रेफाइट होता है
ये अपने आप में क्रिस्टलाइज एलोट्रोपस है और ये षटकोणीय संरचना में होता है। इसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूँ। राइट आंसर हमारा होगा भाई षटकोणीय। कौन सा होगा? बट फिर भी मैं आपको दो बातें और बताता हूँ। नाम आ रहा है ग्रेफाइट, क्या आ रहा है? ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट आपसे क्या कह रहा है भाई? तो हम कह सकते हैं ग्रेफाइट हमें बताता है, ग्रेफाइट को ही दूसरा नाम अगर देना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं शुष्क स्नेहक। शुष्क स्नेहक यानी ड्राई लुब्रिकेंट। ड्राई लुब्रिकेंट को आप दूसरा नाम भी देते हो झूठा प्यार। स्नेहक यानी प्यार और शुष्क यानी झूठा या सूखा। तो कई बार आप देखते हैं आपके गली में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में आपके वो भी रहते हैं जो अपनों में बेगाने हैं, वो आपसे बहुत ही झूठा या दिखावे का प्रेम करते हैं। गलती से आप टेस्ट में पास हो गए तो उनको तकलीफ बहुत होती है, और नहीं हुए तो वो तकलीफ जाहिर करने भी आते हैं आपके पास में। अरे क्या हुआ यार, आप फेल हो गए क्या, आप पास हो गए क्या? तो इसका मतलब वो आ रहे हैं बट वो झूठा प्यार दिखाने आ रहे हैं। तो ऐसे ही झूठा प्यार जो होता है या सूखा प्यार होता है वो कौन दिखाता है? शुष्क स्नेह। कैसे? जैसे हम कहते हैं मशीनरी के अंदर लुब्रिकेंट के रूप में या तो ऑयल या ग्रीस इनका उपयोग किया जा रहा है, बट ऑयल या ग्रीस की वजह से वो अपने आप में दूर दूर से उड़ के आने वाले मिट्टी के कणों को पकड़ लेते हैं और उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़े जाता है। अब कोई हमने ऐसा ट्रीटमेंट किया या ऐसा कोई जुगाड़ देखा कि साहब अपने आप में वो चिकनाहट भी दे लेकिन मिट्टी को चिपकने नहीं दे, तो ऐसा काम करने वाला एकमात्र पदार्थ जो हमें दिखाई दिया वो कौन था? ग्रेफाइट था। इसलिए इसका नाम पड़ गया शुष्क स्नेहक। दूसरी खास बात हम कहते हैं ये ग्रेफाइट जो होता है ये अपने आप में षटकोणीय संरचना में होता है, यानी इसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, यानी इसके अंदर हम देखें तो 6 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं। 6 कोने दिखाई दे रहे हैं। तो इन 6 के बारे में और चर्चा की जाए तो ये अपने आप में परतें बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? परतें बना लेते हैं। और वो परत बनाने के कारण से हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट भी होते हैं, तो इसलिए इनको अपन शुष्क स्नेहक के रूप में काम में ले लेते हैं। तो दूसरी खास बात इस ग्रेफाइट के बारे में आप कह सकते हो कि इसमें sp2 संकरण या हाइब्रिडेशन पाया जाता है। तीसरी बात कह सकते हो कि इसमें एक कार्बन है ना वो अपने आप में 1, 2 और 3 यानी वो 3 कार्बन से अन्य से जुड़ा होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि अपने आप में षटकोणीय संरचना होती है। और षटकोणीय जो होती है तो इसमें एक साथ 3 एंगल से जुड़ा होता है। बट हमें पता है कड़िया की सेटिंग तो 4 थी, 4 में से यहाँ 3 की बैठी है, एक फ्री रह गई। तो फ्री रहने के कारण से क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में छपा है। दुनिया का एकमात्र अधातु जो अपने आप में ताप का और विद्युत का क्या करता है भाई? सुचालक होता है। एकमात्र यूनिक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिक और अपने आप में टेम्परेचर का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। उसके पीछे आपसे कोई अंगुली करके पूछे बोले भाई जी क्यों, तो आपको जवाब देना है क्योंकि इनके पास में एक क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हमने कह दिया इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी वजह से ये ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और इसका पेंसिल वगैरह बनाने में भी उपयोग किया जाता है, या परमाणु भट्टियों में भी इसका रिएक्टर पैमाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 9th, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर दी है कि परमाणु जो होता है उस परमाणु के अंदर हम देखें तो मानिकी के अकॉर्डिंग नहीं है ये, या यहाँ पर दिया गया था नाभिक, मानिकी नहीं था, नाभिक के अकॉर्डिंग नाभिकी या हम कह सकते हैं केंद्रक में या के घटक क्या होते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें तो परमाणु के अपने आप में बहुत जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो कौन कौन थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल कौन कौन से हैं आपके? तो हम कह देंगे केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
केवल प्रोटॉन, ये तो औकात ही नहीं है उसकी, अकेला राजा क्या ऐसे से करवाएगा वहाँ। दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रिन नहीं है भाई, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चौथा है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। इट मीन हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में तो कौन कौन बैठे थे, P+N। कौन कौन बैठे हैं भाई, P+N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिनको न्यूक्लियस पार्टिकल कहा जाता है या नाभिकीय कण कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपकी किससे रिलेटेड हुई भाई, पीछे के आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा भी कर दीजिएगा। तो बहुत ही शानदार अपना ये होने वाला है। इसी के बाद अपन आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद साथियों।